नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी प्री की तैयारी कर रहे हैं। 16 जून को एग्ज़ाम है, कुल 15 दिन के आसपास रह गए हैं। तो आपका बहुत अधिक समय ना लेते हुए आपके मतलब की काम की बात करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर किस तरीके से पेपर जो है उसे अटेम्प्ट किया जाए। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको क्वेश्चन आते होते हैं, जल्दी में गलत कर देते हैं। कोई कहता है कि मैं भर ही नहीं पाया, मैं ऐसे कर रहा था, मैं वैसे कर रहा था, मैंने ये सोचा था। सोचने समझने का समय वहाँ पर किस तरीके से यूज़ करें, उन चीज़ों को समझेंगे। खुद को कैसे मैनेज करें, उन चीज़ों को समझेंगे। केवल बंदूक चलाना सीख लेने से युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध जीतने के लिए स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ती है। तो आज हम उस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तो बेसिकली मोटे तौर पर समझें तो दो ही है स्ट्रेटजी। एक सेल्फ मैनेजमेंट है, खुद को कैसे मैनेज करें, एक दूसरा टाइम मैनेजमेंट है। सेल्फ मैनेजमेंट एक भाषण की तरह है, कितना ही समझाते रहो, कूल रहो, फियरलेस रहो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, कितना मर्जी कोई कह ले, आदमी रह नहीं पाता। लेकिन फिर भी हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको रहे बिना हम एग्ज़ाम में आगे नहीं बढ़ सकते, हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमारे पढ़ते हुए हाथ कांप रहे हैं या लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं, देख नहीं पा रहे, नज़रें डगमगा रही हैं, तो हमारा काम हो गया। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अपने आप को क्रांतिकारी भाव में लेकर रखना है। घर से एग्ज़ाम देने के लिए निकलना है तो इस भाव में निकलना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए यूपीएससी में है। जब तक इस फॉर्म में घर से नहीं निकलेंगे तब तक एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं पढ़ना छोड़ दें, पढ़ने वाले बच्चों की बात हो रही है। ये नहीं कि खाली घूमते रहें, बाद में क्रांतिकारी बन के निकल जाएं। तो सेल्फ मैनेजमेंट में ये सारी बातें आप सबको पता है। अपने आप को अच्छा रखना है, फील गुड करना है, ऑल इज़ बेस्ट कहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना है, ये समझना है कि मैं एग्ज़ाम कर सकता हूँ, मैंने अच्छी भली तैयारी की है, घबराना नहीं है। उसके लिए जिस प्रकार से पिछला पेपर जो माना गया है बहुत कठिन है, इस पर बहुत थोड़ा समय देंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर आसान लगता है, ये बात सही। आप कहेंगे अब तो आसान लग रहा है, लेकिन हमें पॉजिटिव बातें ढूंढनी है। पॉजिटिव बातें कैसी है? देखिए, कितना कठिन पेपर आया था, उसमें भी इस तरीके के प्रश्न हैं, सिंगल लाइनर, जिसमें केवल एक चुनना है। तो ऐसा नहीं है कि सारा पेपर इतना कठिन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम समझेंगे। ये एक आसान क्वेश्चन में से है, पढ़ा है, डायरेक्ट हो जाएगा, समय कम लेगा। तो इसका मतलब समय है आपके पास एग्ज़ाम में। एक इस तरीके का हो गया, ये पुराने पैटर्न का ही है। एक है, दो है, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। दो स्टेटमेंट पढ़नी है, बहुत बड़ा नहीं है, पढ़ा जा सकता है। कंसेप्ट पढ़ा है तो तुरंत हो रहा था ये, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर नहीं हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आसान, पॉजिटिव, ये अब एक जो नए पैटर्न का काम है, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, ये डिफ़िकल्ट लेवल में है। इसमें एक आधा रूल आउट करने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये डिफ़िकल्ट में से है, तो थोड़ा हमें देख कर चलना है कि डिफ़िकल्ट भी आ रहे हैं लेकिन आसान भी आ रहे हैं। फिर सिंगल लाइनर, सीधा लाइन पूछी गई है, पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट है, टाइम नहीं लेगा। तो 100 क्वेश्चन है, टाइम है, टाइम की चिंता नहीं करनी, टाइम है। टाइम कब नहीं रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 and 2, नीचे केवल वो तो ऑप्शन है, उसमें कुछ है ही नहीं। आपको ये दो आता है, पढ़ा है तो हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न में था, अगर इतना बड़ा देख के हम घबराएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जो दूसरी बार तीसरी बार दे रहे हैं वो तो इसको जानते हैं, वो इस चीज़ को मैनेज कर चुके हैं। लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए ये और इम्पॉर्टेंट है। जो दूसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं, जिनको वहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई हैं, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट तो हो गई, अपने आप को हमें खुश रखना है, क्रांतिकारी भाव से जाना है, वहाँ पर रिलैक्स रहना है कि जो होना था वो हो गया। अब उसके बारे में कब सोचा जाएगा? एग्ज़ाम के बाद। उस वक्त सोचने से कुछ नहीं होगा। तो इस भाव को तो हटा दीजिए, अपनी प्रेपरेशन कीजिए। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट में दो बातें हैं। एक तो हमारे पास टाइम है, पहली बात ये मन में रखनी है कि टाइम है, पूरा टाइम है, एम्पल टाइम है। दूसरा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट, कि मार्क्स कैरी नहीं होंगे। कई बार एग्जामिनेशन हॉल में घबराहट होने लगती है कि मेरे क्वेश्चन नहीं पूरे हुए, मैं पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, नंबर नहीं फॉरवर्ड होने हैं। तो वहाँ पर टारगेट होना चाहिए कि जो हमारी कट ऑफ है उस तक हमें पहुँचना है, और उसके ऊपर जो होगा वो हमारे लिए बोनस होगा, नंबर नहीं कैरी होगा। तो इन सबको जानने के लिए हमें कुछ बात समझनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली बात, एग्ज़ाम में जाने से पहले हमें अपनी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो पता होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करें। तीसरी बात,
हम क्वेश्चन को, पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें। तो 3 बड़ी बातें हैं, ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखें कि बिफोर हैंड नॉलेज क्या होनी चाहिए कैटेगरी वाइज, तो पिछले 4 साल का एक तरीके से आंकड़ा लिया गया है। जर्नल की बात करें तो 2023 में जो क्लियर हुआ है वो 75 है, आई थिंक 78 था, शायद 75 लिख दिया गया, तो 77 78 के पास था। 22 में 88 था, 88 था, 93 था, तो डिक्लाइन जा रहा है। ओबीसी का क्या था, ओबीसी और जनरल कैटेगरी लगभग बराबर चलते हैं, 75 है, 78 है, 88 है, 85 है, 89 है, 93 है, तो ऑलमोस्ट बराबर है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मार्क्स का एक आधे क्वेश्चन का फ़र्क है। EWS इसमें थोड़ा सा जर्नल से नीचे है। तो जो EWS वाले हैं वो अपने आप को, जब जर्नल वाला कोई तैयारी कर रहा है तो अपने आप को ध्यान में रखें। यहाँ पर हम किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहे कि आप ना पढ़ो, लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्लियर होना है, आपको ये पॉइंट भूलना नहीं चाहिए, अपनी अपनी कैटेगरी की कट ऑफ पता होनी चाहिए। 68 थी, 68 नंबर पे 83, 80, 78, तो जनरल से लगभग हमेशा 8-10 नंबर से नीचे है, तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन का मार्जिन है आपके पास। ओबीसी और जनरल में तो बराबर की टलाई है, EWS के पास 5 क्वेश्चन के आसपास का मार्जिन हमेशा रह रहा है। वहीं पर अगर देखें SC और ST में, SC में भी पिछली बार 59, लेकिन उससे पहले 74, 75, 75 है। ST 48, 69, 71, 69। तो अगर एक चीज़ यहाँ से देखने को क्या मिल रही है कि जनरल ट्रेंड तो यहाँ पर है, जनरल ट्रेंड, और ये क्या है, एक एक्सेप्शन। ये पिछली बार हुआ है, पिछली बार पेपर कठिन था, लेकिन हम नहीं जानते कि इस बार क्या होगा, तो हमें एवरेज लेकर चलनी है। हम ये मान के चलेंगे कि ये एक्सेप्शन थी, पेपर इसी लेवल का आएगा। इस लेवल का आया तो कोई बात नहीं, इस लेवल का आया तो हमें कट ऑफ ऊपर रखनी है। वो आपको एग्ज़ाम करते हुए जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो पढ़ के गया है, वो समझ जाएगा। वो कैसे समझेगा वो हम अगले स्टेप में देखेंगे। तो देखिए, आपने देख लिया किस तरीके से कट ऑफ है। तो अगर मार्क्स के हिसाब से है ये 78 है, तो मान सकते हैं कि 39 के आसपास अगर किसी के सही हुए हैं क्वेश्चन नेट, तो वो सिलेक्ट हो रहा था 2023 में जनरल का। लेकिन एवरेज देखें तो 45 से 48 के आसपास है। हमें क्वेश्चन भी तो देखने हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई करने का कहाँ मौका है, वहाँ तो क्वेश्चन ही नेट देखने हैं। उसी तरीके से आप सब कैटेगरी वाले अपना अपना निकाल सकते हैं कि मुझे कहाँ पहुँचना है। तो जनरल वाले के पास 45, 48 अगर उसको लगता है मैं कर रहा हूँ तो सेटिस्फाई है, वहाँ पे रुकना है, क्यों रुकना है वो भी देखेंगे। तो इस तरीके से हमें अटैम्प्ट करने की तरफ बढ़ना है। बिफोर हैंड नॉलेज कट ऑफ की होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि अटैम्प्ट कितने क्वेश्चन करें। देखिए, अटैम्प्ट कितने क्वेश्चन करें उसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है। डिपेंड करेगा आपकी प्रेपरेशन के ऊपर। अच्छा पढ़ा है तो आप करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पढ़ा हुआ तो आपको सोचना पड़ेगा कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं कहाँ तक पहुँचूँ, कितना रिस्क लूँ, क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क सबको लेना पड़ेगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, वो कैसा है, प्रेपरेशन कैसी है, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर है कैसा है, उसके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर एक आंकड़ा देखें, जैसा कि ओवरऑल अगर देखा जाए, देखिए बहुत सारे लोग जनरल परसेप्शन, बहुत सारे लोग क्या हैं, वो सोचते हैं कि बहुत, मैंने देखा कोई कह रहा है 95 कर दो। भाई यूपी पीसीएस का थोड़े है कि 95 कर दो। 95 करने का मतलब है कि आपने तो आत्महत्या कर ली। जिसको एग्ज़ाम आता है उसको तो पहले ही सिलेक्ट हो गया, और जिसको नहीं आता वो तो उसके लिए है। एक जो अच्छा कैंडिडेट जिसकी तैयारी ओके है, मध्यम वर्ग की तैयारी उसने कर रखी है और अच्छा खासा प्री निकाल सकता है, जर्नली जैसा एग्ज़ाम आ रहा है उसमें जर्नल को 80 से 85 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और उसी प्रकार से ओबीसी और वो अपना देख लें, SC ST के लिए अगर कहें, SC के लिए तो उसके पास 70 से 80 पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये आपका ओवरऑल अटेम्प्ट होना चाहिए। हाँ, अगर आप
पता लग गया कि मेरे एग्ज़ाम करते करते 1.5 घंटे बाद समझ आ गया कुछ नहीं हो रहा, तो फिर क्रांतिकारी हो जाइए, फिर चाहे 100 करें, क्योंकि फिर तो आपका बोरिया बिस्तरा बंध गया ना। लेकिन जब तक बोरिया बिस्तरा नहीं बंधा है तब तक हमें डटे रहना है, अपने जो अटेम्प्ट है उसको बहुत तरीके से लेकर चलना है। तीसरी बात, 2 बातें थी और एक चीज़ और इसमें और इम्पोर्टेंट है, कितने हमने श्योर क्वेश्चन किए हैं आफ्टर फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड क्या है इसे देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। ये स्ट्रेटजी है, बिना स्ट्रेटजी के एग्ज़ाम में जाने का मतलब है आप ख़राब करके आ रहे हैं काम। स्ट्रेटजी से बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसको सीधा एग्ज़ाम में ना करें। अभी है 15-16 दिन, तो इसको एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर करते हुए इस तरीके से बढ़ के देखिए, आपको खुद लगेगा कि बहुत बेनिफिट हो रहा है। जो टाइम लैग रह जाता था वो बच रहा है। तो आपके फर्स्ट राउंड के बाद कितने श्योर हैं वो भी इस बात को डिसाइड करता है कि आपको कहाँ तक जाना है। तो कुल मिलाकर एवरेज यहाँ तक जाना चाहिए, 90-95 तक जाने का मतलब नहीं है, वो सरफरोशी की तमन्ना वाली बात है। उसके बाद तो आप कुछ भी करिए। अब आ गया हाउ टू अटेम्प्ट। हाउ टू अटेम्प्ट में अब क्या करें? बहुत सारे लोग ऐसी सलाह देंगे कि आप जब क्वेश्चन पेपर आए उसको एक बार गो थ्रू हो जाए। बिल्कुल नहीं जाना है, वहाँ पर पेज पलटने का समय नहीं है। जो पहली बार जा रहे हैं, जो दूसरी बार जा रहे हैं, उनको पता है जिन्होंने ऐसी हरकत की होगी, कुछ नहीं है, कोई गो थ्रू नहीं होना है। आपको क्या करना है? गो थ्रू होके पेपर तो आपके सामने ही आएगा, कहीं कोई लेके नहीं जा रहा। गो थ्रू बिल्कुल नहीं होना है। किसी को ये नहीं ढूंढना है कि मेरा अच्छा टॉपिक कौन सा था, मैं हिस्ट्री में कर सकता हूँ, पॉलिटी में पहले कर लूँ, कुछ भी नहीं है। सब क्वेश्चन आपको अपनी आंखों की नज़रों से निकालने हैं, उनको देखना है, पढ़ना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई गो थ्रू नहीं, कोई आसान टॉपिक नहीं ढूंढना, कुछ नहीं। आसान टॉपिक ढूंढना है तो आप सी सेट में ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर जिसको कॉम्प्रिहेंशन अच्छा लगता है वो कर ले, जिसको मैथ के अच्छे लगते हैं वो कर ले, वहाँ पर हो सकता है क्वालिफाइंग है, यहाँ पर नहीं। पेपर देखा नहीं, उसने कहा सील तोड़ दो, सील तोड़ी और बस पढ़ना शुरू, नज़रें नहीं उठनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करना है, बिल्कुल भी नहीं भटकना है, कुछ भी नहीं डरना है, पढ़ते जाना है। दूसरी बात, क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, राउंड के ऊपर आएंगे अभी। फिर एक आती है कि जो OMR शीट है उसमें कैसे करें। यहाँ बहुत गड़बड़ रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल बाद में करेंगे, अंत में। ये ऐसा है कि आप अपने ऊपर बोझ रखते जा रहे हैं, उस बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। समय ख़त्म होने वाला है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा रहा, हड़बड़ाहट हो रही है। अब आपको OMR शीट भरनी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका तभी कंप्लीट होगा आपने OMR शीट भर दी। आपने वहाँ 100 में 70 क्वेश्चन कर लिए, वहाँ 35 ही कर पाए, या जल्दी जल्दी में करने लगे, 4 गलत कर दिए, सारी मेहनत ख़राब। OMR शीट अंत में भरने वाले जो लोग सलाह देते हैं या जिन्होंने करके आजमा लिया है, उनको पता है इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। दूसरे लोग कहेंगे हर क्वेश्चन के बाद, हर प्रश्न के बाद। देखिए, हर प्रश्न के बाद भी नुकसान है, पन्ना पलटने का समय नहीं है। आप बार बार यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहाँ पर भरेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर करेंगे, समय बर्बाद हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट में क्या है? 2 ही तरीके हैं। देखिए, ये भी गलत है, हर प्रश्न के बाद 2 ही तरीके हैं बेस्ट, या तो पेज बाय पेज, एक पेज पे 5 क्वेश्चन है, आपने किए, जो आपको श्योर था, जो हम पढ़ेंगे किस तरीके से, उसको आपने कर दिया, वहाँ OMR में भर दीजिए। जब क्लियर हो गया तो फिर सोचना किसके लिए, किसका इंतजार है। या दूसरा तरीका है आफ्टर फर्स्ट राउंड। पेज बाय पेज या फर्स्ट राउंड, इसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन अपनाई तो सिर्फ समय खराब होगा। तो वो आप देख सकते हैं, बेटर है पेज बाय पेज भी बेटर है, जल्दी जल्दी काम हटता जा रहा है। आफ्टर फर्स्ट राउंड वो भी एक बेटर है। अब आते हैं कि ये राउंड्स क्या है, व्हाट इज राउंड।
तो देखिए, जो लोग यूँ सोचते हैं कि मैं मस्ती से करता हुआ पहले क्वेश्चन से अंत तक जाऊंगा और 100वां क्वेश्चन मैं 1 घंटा 59 मिनट पे पढ़ूंगा और उसका आंसर कर दूंगा, वो ख़राब कर रहे हैं अपने पेपर को। दिमाग मनुष्य का इस तरीके से चलता है, कोई चीज़ पहले 10 मिनट में नहीं याद आती, 40वें मिनट में याद आ जाती है। 40वें मिनट में नहीं याद आ रही, आखिरी 10 मिनट में याद आ जाती है। कई बार पहला क्वेश्चन जो होता है उससे मिलता जुलता कहीं प्रश्न आया होता है आगे, वो आंसर में मदद मिलती है। तो इस तरीके की बिल्कुल नहीं चलना है कि मैं एक ही बार पढ़ता चलूँगा और पहुँच जाऊँगा। आइडियली होने चाहिए 4 राउंड। 4 राउंड किस तरीके से होंगे उसको देखते हैं, लेकिन 4 राउंड से पहले अपने दिमाग में 4 निशान भी रखें। कुछ लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम में लिख नहीं सकते, क्वेश्चन पेपर के ऊपर उस पर लिखा होता है कुछ भी ना लिखें। बिल्कुल उनकी बात ना सुने, आराम से लिख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में मार्किंग कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं है कि आप उस पर कहानी लिखने लग जाए, आपके पास कहाँ समय है। साफ सुथरा टिक लगाना, निशान लगाना, ऑप्शन को टिक करना कोई बुरी बात नहीं है। वो सब करते हैं, जो करते हैं उन्हीं का आगे तक जाता है, वो सिलेक्ट होने की तरफ पहुंचते हैं। बहुत उनकी कागजों में बात नहीं माननी। लिख नहीं सकते वाली बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल उसके ऊपर मार्क कर सकते हैं। दूसरी बात, निशान चुन लें कि अगर आपको आता है तो टिक है। अब आप कंफ्यूज हैं, टिक किस में करना है। आप श्योर हो गए, आपने 3 ऑप्शन रूल आउट कर दी, टिक हो गया, आपने कर दिया, ये तो क्वेश्चन ही हो गया, 3 हो गए। उसके बाद आपने 2 रूल आउट कर दी, 2 रह गई आपकी, तो वो आपका क्या होना चाहिए, आप अपनी मर्जी से सोच सकते हैं, स्टार होना चाहिए कि भाई आप को इस पर ज़्यादा भरोसा है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है आपको। तीसरा है जिसमें से आपने 1 रूल आउट कर दी, उसको क्या करेंगे, आप कोई भी निशान लगा सकते हैं, अपनी मर्जी का ले लें, गोला ले लें, कुछ ले लें, उसके ऊपर राउंड कर दिया। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये किस लिए है वो बात करेंगे अभी। चौथा वो प्रश्न है जिसकी पहली लाइन पढ़ते ही आपको लगा कि ये पता नहीं क्या है, उसको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना नहीं है, उसको बिल्कुल छोड़ देना है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है बस। क्यों नहीं पढ़ना है, कारण है उसका, क्योंकि वो कुछ बेनिफिट नहीं देने वाला। अगर आपको पहली 2-3 लाइन पढ़ते लगा कि कुछ नहीं पता है, मैंने पढ़ नहीं रखा, आंसर नहीं कर पाऊंगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगी, उसको पढ़ना, उसकी ऑप्शन पढ़ना भी, उसको कब पढ़ना है वो देखेंगे। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में आगे बढ़ना है तो लिख सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, इस तरीके से निशान बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर हमें आगे बढ़ना है। अब समझना है कि इस राउंड में होगा क्या, राउंड का खेल क्या है। देखिए, राउंड से बहुत फ़र्क पड़ता है। राउंड से आता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस ही इस एग्ज़ाम में मैटर करता है कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। तो पहला राउंड है श्योर का। श्योर का मतलब आपने 3 ऑप्शन रूल आउट कर दी है, आपको एग्जैक्ट पता है, और 1 आपने चुन लिया, उसको आपने मार्क कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में आपने करना क्या है, एग्ज़ाम के एक क्वेश्चन से शुरू करना है, पूरा पढ़ना है। अगर तो श्योर वाला है, श्योर वाला उसमें टिक लगाया। दूसरा पढ़ा, आपको लगा कि 2 रूल आउट हो गई, आपने स्टार बनाया। तीसरा पढ़ा, आपको लगा कि इसमें से मैं कर तो सकता हूँ लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा, उसको गोला लगाया। चौथा देखा, आपने कहा कि बिल्कुल बाहर से, उसको क्वेश्चन मार्क लगाया, छोड़ दिया। अब इससे हुआ क्या, लेकिन पढ़ना है, पहले दूसरे तीसरे को, स्टार वाले को पढ़ना है, उनको नहीं छोड़ना है। वहाँ पर तो आपने उनकी ऑप्शंस भी निकाल लेनी है ताकि अगली बार जब राउंड में आएंगे तो समय ना लगे। तो पहले जो टिक वाला है, जो स्टार वाला है, जिसको आपने राउंड लगा के छोड़ा है, उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, उनकी ऑप्शंस के आसपास थोड़ा सा टिक लगा लेना है कि मैं इस पॉइंट पर राजी हो रहा हूँ, बाद में देखूँगा क्या करना है। तो फर्स्ट राउंड करते जाना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पेज बाय पेज OMR में भर दें या फर्स्ट राउंड के बाद भर दें। फर्स्ट राउंड आपका ऑलमोस्ट 1 घंटा 25 मिनट और 30 मिनट के पास ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं ख़त्म हो रहा तो गड़बड़ है, इससे कम में हो जाए तो और बेटर है। बहुत तेज़ी से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, तेज़ी से पढ़ना है, वहीं पर आपका सारा टैलेंट निकलना है। तो लगभग जो एवरेज है, जो पहले आती थी, जो 2020 या 19 से पहले वाले एग्ज़ाम थे, वहाँ पर जो अच्छा स्टूडेंट होता था श्योर उसके 40 के आसपास क्वेश्चन हो जाते थे। लेकिन अब डिफ़िकल्ट आ रहा है तो मैं 30 लेके चल रहा हूँ कि आप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 30 को कर पाएंगे। और 30 आपने कर दिए, 30 आपने गिन ली, गिनने वहाँ पर इतना भी समय है, बिना गिने भी काम नहीं चलेगा। 30 आपने कर लिए, लेकिन
फिर भी एक प्रोबेबिलिटी रहती है। अब जितना मर्जी अच्छा सोच लें, श्योर से श्योर चले जाएं, उसमें कहीं ना कहीं गलती होगी, लेकिन वो गलती होती है 90% के आसपास केवल। मतलब 90% सही होंगे, 10% गलती रहती है, उसमें भी प्रोबेबिलिटी लेके चलनी है। तो आपके यहाँ पर 27 ठीक हो रहे हैं, 3 गलत हो रहे हैं, ऐसा होगा। फिर आपकी बारी आएगी उन 50% वाले पे, जहाँ पे स्टार वाला है। अब वहाँ पर क्या हुआ, आपको 2 पता थी, अब आपका दिमाग इसको करने के बाद 30 क्वेश्चन की उम्र भरने के बाद ठंडा होना शुरू हो गया है। अब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई होनी थी हो गई है, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन अंदर से निकल के बाहर आ रही हैं, अब सॉल्व करने में मदद मिलने लगेगी। तो जो ये वाले क्वेश्चन है जिनमें आपके 2 थे, इसको भी आप जितने कर सकते हैं, आपको लगे कि मुझे करना है, मुझे आ रहा है, एक रूल आउट और कर दिया है, उसको अटैम्प्ट कर दें। वो भी जैसे आपने 30 कर दिए, जो ठीक ठाक पढ़ के गया यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है ठीक होने की वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 90% थी, यहाँ पर 75 रह जाएगी। ये प्रैक्टिकल बात है, आप करके देखिए, ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब केवल 23 ही ठीक होंगे, 7 गलत होंगे। देखिए गलत बढ़ रहे हैं, ठीक कम हो रहे हैं, लेकिन यही एक स्ट्रेटजी है। अब आ गया आपका तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में जाना है आपने, जो मैंने गोला बना के क्वेश्चन किया था कि मुझे एक ऑप्शन तो पता है गलत है, 3 नहीं पता। अब आपने यहाँ पर अपनी रिस्क लेना शुरू करना है, क्योंकि अभी आप पीछे हैं। 60 ही क्वेश्चन आपने ओवरऑल किए हैं, कम से कम 80-85 तक तो पहुँचना ही है। 25 क्वेश्चन का खेल करना है, उसके बिना आप लीग में नहीं है। तो कोई सोचे कि मैंने तो 60 कर दिए, मेरे तो सारे सही हैं, ऐसा नहीं होगा। देखिए 10 यहीं गलत हो गए, ये 50 ही हो रहे हैं नेट, एक आधे 2 ऊपर नीचे हुए तो खेल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें जाना पड़ेगा। अब हमारी सब शक्तियाँ, जो किस्मत, सब काम करेगी। हमें वहाँ पर उतने ही करने हैं जितने हम श्योर हो सकें, कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बचती है वो 50% बचती है। अगर आप 16 करेंगे तो 8 गलत होंगे, 8 सही होंगे। तो यहाँ पर 8 सही हो गए, 8 गलत हो गए आपके। गलत बढ़ता जाएगा, ठीक कम होता जाएगा। अब लगभग आप आखिरी 10-12 मिनट के आसपास आ चुके हैं। क्यों हो गए आप कहेंगे 20 मिनट में कैसे हमने इतने क्वेश्चन कर लिए? क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आपके दिमाग में सारा आइडिया बैठ गया। अब केवल एक आधी ऑप्शन ही रूल आउट करनी थी, और वो आप तेज़ी से करेंगे। अब आखिरी 5-8 मिनट बचे हैं केवल। अब वो क्वेश्चन रह गए जो आपने इस स्टार वाले भी नहीं किए, छोड़ दिए, इस गोले वाले भी नहीं किए। आपने जोड़ के देखा कि आपके तो 30-30, 60 और 76 ही हो रहे हैं। आपने कहा कि 76 में भी गड़बड़ है, 5-6 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, मुझे 80-85 तो पहुंचना है और करना ही पड़ेगा। फिर आप देखेंगे इनको दोबारा, जो वहाँ से लग रहा है कर सकता हूँ वो कर दीजिए, और जिनको बिल्कुल ही अंधाधुंध छोड़ दिया था, 2-3 मिनट मिलते हैं, जो पढ़े जाएं, लगे कि एक आधा इसमें से ये हो सकता है। अब तुक्के वाला काम हो गया ना। आखिरी 10 मिनट या 8 मिनट, 8 से 10 मिनट आपके अब गैस वर्क है, उसके बिना नहीं हो सकता। और सब करते हैं, आप सोचेंगे कि मैं नहीं कर रहा, टॉपर ने नहीं किया होगा, मैं कर रहा हूँ, टॉपर भी करके आया होगा, उसके बिना हो ही नहीं सकता एग्ज़ाम। लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत कम रह जाएगी। आप 8 क्वेश्चन करेंगे तो आपके 3 ही सही होंगे और 5 गलत होंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए, आप फ़ायदे में हैं। 3 किए आपने, आपके नंबर बने कितने? 9, 6 नंबर बने, और कटे कितने? 5। हर 3 पर एक क्वेश्चन कम हो जाता है, या यूं कहें 5 में हमारे कितने नंबर गए? 2-3 के आसपास गए। तो आपका नेट फिर भी 2.5 से 3 नंबर यहाँ पर निकल के आ रहा है। 8 क्वेश्चन आपने किए, 3 सही हुए, 5 गलत हुए, उसके बाद भी आपके जो नंबर हैं वो 3 के आसपास प्लस में आ रहे हैं। तो आपने नेट गेन ही किया है। तरीके से चलने पर आदमी नेट गेन करता है। अब देखिए क्या हुआ, 4 राउंड के खेल के बाद हम देखें तो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग 84 के आसपास। सही है हमारे 61 के आसपास। आता होगा तो बिल्कुल सरफरोशी वाले की बात नहीं हो रही, मीडियम बच्चे की, उस तरीके से चलेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा। और गलत कितने हुए? 10, 18, 23। 23 गलत होने का मतलब है कि हर 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन को खा जाता है। एक क्वेश्चन गलत एक क्वेश्चन को खा जाता है।
तो 23 है तो लगभग 8 के आसपास ये सही क्वेश्चंस को खा जाएगा। तो 61 में से 8 गए, कितने हुए? 53। आपका जो नेट स्कोर है वो 53 हो गया, यानी कि 106 के आसपास। हम तो अभी 80 की खेल कर रहे थे, तो 106 तक पहुंच सकते हैं अगर ठीक ठाक तैयारी की है। इस तरीके से चलें, प्रेशर नहीं लेना है। ये सारे जो तरीके हैं बिना प्रेशर वाले। अब कोई कहेगा कि इतनी गिनती कहाँ करूँगा, तो करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आपको कैसे आइडिया होगा आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जिस तरीके से बताया है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें। हाँ, थोड़ी सी इंडिविजुअलिटी रहेगी। हर व्यक्ति कहेगा नहीं सर मेरे को ऐसे मज़ा नहीं आता, मेरे को इसमें तो इस तरीके से मज़ा है, मुझे उस निशान में मज़ा है। देखिए उस पर चलिए, वो तो हर आदमी का अपना अलग अलग है, लेकिन एक ब्रॉडर जो व्यू है वो इसी चीज़ को सपोर्ट करता है कि इसी तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम को करके आएँ और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। धन्यवाद दोस्तों।